अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की एक बहुत ही अफसोसनाक खबर इस्लामाबाद पुलिस से आई है। एक एसपी हैं जिनका नाम है अदील अकबर। उन्होंने अपने आप को गोली मार के ख़ुदकुशी कर लिया है। अच्छा, जो सुइसाइड के वाक़यात हम सुनते हैं उसमें ये पता चलता है कि किसी ने अपने आप को शूट कर लिया है। और ज़्यादातर के वाक़ केसेस में ये होता है कि उसके पास पिस्टल था, उसने अपने आप पे गोली चला दी। इस केस में ये हुआ, या जो अभी तक रिपोर्ट हुआ उसमें ये बताया जाता है कि उन्होंने अपने गनमैन से, यानी कि पुलिस वाला ही था, उससे गन लेके अपने आप को गोली मार ली। तो ये क्या मसला क्या था, मुझे नहीं आइडिया। मौत किसी की भी होती है, किसी अजनबी की भी हो तो सुन के बड़ी उदासी होती है। लेकिन जो सुइसाइड के वाक़यात हैं, उन पर मैं अक्सर सोचों में गुम हो जाता हूँ कि इस शख्स के माइंड में क्या मामला चल रहा था। अपनी जान लेना एक बहुत ही बड़ा, यानी कि एक इंतहाई स्टेप है। तो क्या ऐसा मामला चल रहा था, इस शख्स में कोई सुइसाइडल टेंडेंसीज थी, या ये है कि कोई क्या वाक़या क्या हुआ कि ये कोलैप्स कर गया, कि इसको लगा कि जैसे अब इसके बाद जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, या इसके बाद कोई ज़िंदगी नहीं है। आई डोंट नो उसके माइंड में क्या चल रहा था। मैं जो उनके कुलीग्स हैं, कुलीग तो नहीं है, जो उनको थोड़ा बहुत जानते थे, मेरी उनसे बात हुई तो मुझे कुछ ज़्यादा अंदाज़ा नहीं हो सका, या उनसे भी जो पूछा तो यही पता चला कि अच्छा भला हंसमुख किस्म का आदमी था। हमारे लिए सरप्राइज़ है कि उसने ये एक इंतहाई स्टेप क्यों उठाया। तो नाजरीन, पहले भी इस तरह के कोई वाक़यात कोई गवर्नमेंट सर्वेंट के होते आए हैं। ये सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट तक महदूद नहीं है, और भी यानी कि इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन मैं गवर्नमेंट सर्वेंट की चूँकि बात कर रहा हूँ। जो पहले हमने वाक़यात सुने उसमें को पता चला, या जो बाद में पता चला कि किसी का कोई अपनी मैट्रिमोनियल लाइफ में अपसेट है, किसी का कोई पब्लिक शेमिंग का कोई ऐसा वाक़या हो गया है कि उसके बाद उसको लगा कि जैसे अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। यानी कि कोई चंद लोगों तक वाक़या महदूद हो तो आपको लगे कि ये जब लोग बाकी सुनेंगे तो उनको क्या पता चलेगा। फिर जो है किसी के केस में ऐसा भी हुआ कि उनके अंदर जो एक डिप्रेशन के मामला इश्यूज थे। एक डिप्टी कमिश्नर है, उन्होंने सुइसाइड कमिट की थी। तो उनके बारे में पता चला कि वो कोई साइकेट्रिस्ट ने एक दफ़ा कहा था कि इनको अकेले ना छोड़ा जाए। तो इस तरह के भी वाक़यात होते हैं, लेकिन यह है कि ओवरऑल ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। आप भी अपने इर्द गिर्द लोगों पर नज़र रखें। नज़र का मतलब यह है कि एक दूसरे का ख्याल रखें। ख़ास तौर पे वो लोग जो कि तन्हाई में चले जाते हैं, वो किसी से मिलना पसंद नहीं करते। इवन घर में भी हों तो वो अपने आप को अपने कमरे तक महदूद रखते हैं, या किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। इस तरह के लोग जो हैं उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि उनमें कोई ऐसे उनको कोई इस तरह के मामला चल रहे हों, लेकिन अक्सर जो केसेस हैं उनमें ये चीज़ सामने आई है। तो लिहाजा हमें ख्याल रखना चाहिए। आजकल तो चैट जीपीटी का ज़माना है। कई लोग जो हैं उधर से कोई गाइडलाइन लेके तो इस तरह के कोई एक्ट्स कमिट कर लेते हैं। मेंटल हेल्थ के इश्यूज भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एक स्टेट ऑफ डिनाइल में हैं। कोई बंदा, किसी को कहा जाए कि इसको कोई डिप्रेशन है, कोई ज़हनी तौर पे अपसेट है, इसके कोई ज़हनी मसाइल चल रहे हैं, तो ये चीज़ बड़ी बुरी समझी जाती है, स्टिग्मा समझा जाता है। लोग इसके बारे में ट्रीटमेंट भी नहीं कराते, और इसी वजह से जब कोई ख़ुदकुशी करता है तो हम इसको मेंटल हेल्थ का इशू भी नहीं समझते कि हो सकता है कि कोई डिप्रेशन का हो, या क्या कोई किस कंडीशन में था वो बंदा। यानी कि एक मेंटली जो स्ट्रांग आदमी है वो शायद इस तरह का स्टेप ना ले। तो हम जो है, यानी कि उस पर भी गौर करने की बजाय कि ये मेंटल हेल्थ का इशू हो सकता है, हम तब भी कोई ना कोई और कंस्पिरेसी थ्योरीज तलाश कर रहे होते हैं कि जी उसको लगता है कि किसी ने कहा था कि मैं आज शाम तक आपको छोड़ूंगा नहीं, या कोई और इस तरह की कोई थ्योरीज बना के जी को उसको प्रेशर डाला जा रहा था। प्रेशर जो है जॉब में बाकी लोगों पर भी आता है, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि सब जो हैं वो सुइसाइड कमिट कर रहे होते हैं। इस तरह के लोग जो हैं वो काबिल तवज्जो भी होते हैं, और हमें यानी कि ओवरऑल इन मामलात पर गौर करना चाहिए। और ये जो मामलात हैं ये कोई ज़रूरी नहीं कि कोई गवर्नमेंट सर्विस तक महदूद हो। कोई भी, किसी भी बंदे को कोई मसला हो सकता है, तो लिहाजा इसको हमें संजीदा लेना चाहिए। अब जो है इनके हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि तहरीक लब्बैक जो है उस पर पाबंदी का एक फ़ेज़ 2 भी हो गया। पहले राउंड में जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने पाबंदी लगाई, बैन किया। अब फेडरल गवर्नमेंट ने बैन किया, और अब जो है इससे लगता है कि जो नेक्स्ट फाइनल राउंड है वो
सुप्रीम कोर्ट है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, उस पर पाबंदी लगाई जाएगी। नाजरीन, वो लोग जिन्होंने मेरा कल का प्रोग्राम देखा और या जिसमें उस लड़के का मैंने जिक्र किया कि जिसने अपनी फूफी को ज़बह कर दिया, तो उसमें जो एक बात मैंने बताई थी, ये तहरीक लब्बैक जो है ये बजाते खुद इस सोसाइटी के कोई सिम्टम्स की अगासी करती है कि जो लोगों में एक इंतहा पसंदी पाई जाती है, बेसिकली उन्होंने उसको कैपिटलाइज़ किया। तो अगर आप तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाएंगे और इस तरह की जो तालीमात हैं या जो इस तरह की जो इंडक्ट्रिनेशन है या लोगों के ज़हन में जो इस तरह के ख़यालात पाए जाते हैं कि जिससे उनको लगता है कि जैसे कोई इस्लाम ख़तरे में आ गया या इसको बचाना मैंने अकेले है और इधर मुझे किसी डिपार्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी जगह पर कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो उस सूरत में जो लोग स्टेप्स ले जाते हैं उन पर भी इस जो सोसाइटल टेंडेंसीज़ हैं या मुआशरे में जो रुझान पाया जाता है इस पर गौर करने की ज़रूरत है। अगर वो चीज़ें नहीं रुकेंगी, तहरीक लब्बैक जैसे एलिमेंट्स जो हैं या वो जिनको वो प्रीच कर रहे थे वो इस मुआशरे में मौजूद रहेंगी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। आपको मैं स्टोरी सुनाता हूँ कि दो इंतहाई गरीब लोगों की जो कि करोड़पति बन गए। हो सकता है यानी कि आपको इस स्टोरी में ज़रूर दिलचस्पी लेनी चाहिए। एन मुमकिन है कि आपका भी दिल कर रहा हो कि हम भी इस तरह करोड़पति बन जाएंगे, बल्कि इस पर प्रोग्राम होना चाहिए। नाजरीन, दो लोग हैं, एक का नाम वकास है और एक का नाम अलीम है। एक जो है वो ये दोनों एक फार्म हाउस कह लें या एक बड़ी जगह है इस्लामाबाद में, उधर रह रहे थे। उधर एक गवाला था और दूसरा जो है वो उधर केयर टेकर था या चौकीदार था। और फिर क्या हुआ कि उनके दिन बदल गए। और दिन क्या बदले कि एक जो है वो इधर से लाहौर में शिफ्ट हो गया, उधर जौहर टाउन में उसने घर ले लिया और उसके पास जो है वो गाड़ियाँ आ गई, कोई तकरीबन 5-6 गाड़ियाँ उसने ले ली। जो दूसरे साहब हैं वो कहीं बहावल नगर चले गए और उधर उन्होंने ज़मीनें ख़रीद ली। वो उनका इलाका भी उधर से था, तो लिहाजा वो उन्हें इलाके में भी एक बात फैली कि एक बंदा गया, मेहनत करने गया इस्लामाबाद में और उधर से उसने करोड़पति होकर वापस आया। ये स्टोरी क्या है? ये स्टोरी का आगाज़ कोई जुलाई 2023 में होता है कि ये जो दो लोग हैं, ये एक ज़मीन है या फार्म आप कह लें, उधर एक गवाला है या जिस तरह मैंने पहले ज़िक्र किया, दूसरा जो है उधर चौकीदार है। तो जो इस ज़मीन के मालिक हैं वो एक एक्स यानी कि साबिक एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जिन्होंने सीएसएस किया हुआ था। बाद में उन्होंने सर्विस छोड़ दी। बाद में उन्होंने कोई इकनॉमिक्स में पीएचडी की और किसी टाइम पर वो चेयरमैन पीआईए भी रहे। तो अभी वो कहीं मुल्क से बाहर थे, 2023 की बात है। उन्होंने कहा जी कि इधर कई जो हैं ज़मीन वाले दावा करने आते हैं और वो कहते हैं कि ये ज़मीन हमारी है, या इस तरह की जैसे कोई लोग लिटिगेशन में लेकर जाते हैं प्रोसेस को, यानी कि उस बंदे को, पार्टीज़ को फ्रस्ट्रेट भी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप चूँकि इधर नहीं हैं तो हमें कई जगहों पर जाना पड़ता है, पुलिस के पास जाना पड़ता है या अदालत में जाना पड़ता है, तो हमारे पास जो है वो एक पावर ऑफ अटार्नी होना चाहिए। तो लिहाजा एक पावर ऑफ अटार्नी बना। वो कहीं शायद इधर आए हुए थे, तो उस दौरान एक पावर ऑफ अटार्नी बना और उसमें उन्होंने बताया कि ये उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इख्तियार जो मालिक की तरफ से उनको इख्तियार मिलता है। जो ही पावर ऑफ अटार्नी में ये चीज़ें आ गई, बाद में उन्होंने उनको रजिस्ट्रार के सामने पेश हुए। जो ज़मीन के मालिक थे उधर जाकर भी उन्होंने अपना बयान दिया, उधर उनकी तस्वीर वगैरह भी हुई कि जिसमें कोई बंदा जो है वो इन पर्सन आके उसने ये सारा अपना बयान रिकॉर्ड कराया। अब एक चीज़, यानी कि पहले पावर ऑफ अटार्नी पे इन्होंने जो मालिक हैं उन्होंने साइन किए हुए थे। एक चीज़ जो उस दौरान हुई वो ये हुई कि उसमें एक क्लास थी जिसमें ये था कि इन्होंने अगर किसी जगह पे अदालत में रिप्रेजेंट करना हो, ये वाली जो चीज़ें थी, उसमें एक क्लास थी जिसमें कोई उन्होंने 2-3 वर्ड ऐड कर दिए और उसमें ये भी था कि अगर मैंने प्रॉपर्टी सेल करनी हो तो उसमें भी ये इनको ये इख्तियार है कि ये मेरी प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकते हैं, मॉर्गेज भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये कोई अगस्त के अंदर ये प्रॉपर्टी सेल हो जाती है और इनको पता ही नहीं चलता। ये बाद में आते हैं और पता चलता है कि उस टाइम तक मालिक कौन है, और मालिक कौन है, वो पाकिस्तान नेवी वाले मालिक बन गए। ये ज़मीन जो है ये इधर, अगर आप जानते हैं बाराको वाली साइड पे नेवल फार्म हाउसेज़ हैं, उस साइड पे ये ज़मीन वाक़ है। और ये कितनी ज़मीन है? ये 130 कनाल 17 मरले है।
जिन ब्यूरोक्रेट का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, जिनकी ज़मीन थी, मलकियत थी, उनके वालिद ने ये ज़मीन 2002 में ली थी और 2015 में इनके नाम पर को ट्रांसफ़र की। तब से ये उसके मालिक थे, यही उसको सारा लुक आफ्टर भी कर रहे थे। अब जो है जब उनको पता चला और उनके लिए तो ये बड़ा मसला बन गया और पता ये चला कि कोई एक और बंदा है जिसने जो इनके साथ मिला हुआ था और वो आगे जो नेवल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने एक अदारा बनाया हुआ है जिसका नाम है पाकिस्तान नेवी बेनवोलेंट एसोसिएशन, जो इस तरह के लेन देन वाले काम जो ज़मीनें एक्वायर वो करती हैं। आमतौर पे अगर आपने देखा हो तो डीएचए वाले भी आगे उन्होंने को बंदे रखे होते हैं जो आगे ज़मीनें एक्वायर करते हैं और फिर आगे इनको बेचते हैं। और इस तरह एक दरमियान में एक हैज भी क्रिएट हो जाता है। पता ये चलता है जी कि अगर कोई ज़मीन मुतनाज़ा है या इस तरह के मामलात में वो डायरेक्ट उनको आना भी नहीं पड़ता और वो कोई किसी तरह अगर उनको हेल्प की ज़रूरत हो कंट्रैक्टर को, तो फिर इस तरह के जो आगे लैंड रिसीवर हैं या जो बाय करने वाले हैं वो उनको कोई इस तरह की हेल्प भी प्रोवाइड कर देते हैं। खैर ये है कि वो ज़मीन जो है वो आगे नेवी ने ख़रीद ली और उसमें कोई ज़मीन जो है कितने की ख़रीदी, कोई 40 करोड़ की ख़रीदी। यानी कि इससे अंदाज़ा लगाएं यानी कि ये वो ज़मीन है या वो 40 करोड़ है कि जिस पे वकास और अलीम दोनों इस पे करोड़पति बने। और बाद में इनको पता चला और ये तो बड़ा मसला बन गया और इन्होंने फिर कोई एफ़र्ट करके इनके कई डेफिनेटली को कोलीग्स जो हैं वो भी गवर्नमेंट सर्विस में होंगे। तो खैर ये है कि इस पर एक जीआईटी बनी, इस पर अंसार भाई साहब ने स्टोरी की। उसके बाद इस पर एक जीआईटी बनी और जीआईटी ने इसमें जो कंक्लूड किया उन्होंने बताया कि ये सारा जो है फ्रॉड के ज़रिए हुआ है ये सारे मामलात, और जो पहले पावर ऑफ अटारनी था उसमें जो चीज़ें शामिल नहीं थी उसको बाद में उन्होंने कोई 2-3 वर्ड लिख लिए थे और उसके बाद ये मामला हुआ। अब नेवी वालों की नॉलेज में भी मामला लाया गया, लेकिन नेवी वाले जो हैं वो इस चीज़ पर कोई एक स्टेट ऑफ डिनाइल में थे। हालांकि ये सारी चीज़ें उनको बता दी गई कि ये असल मालिक हैं। और दूसरा इसमें क्वेश्चन ये था कि अगर किसी के पास पावर ऑफ अटारनी हो भी तो जो आपने अमाउंट ट्रांसफ़र करनी होती है वो आपने मालिक को ट्रांसफ़र करनी होती है। वो जो आगे पावर ऑफ अटारनी जिसके पास अगर कोई मुख्तार आम हो भी उसको आप पैसे ट्रांसफ़र नहीं करते। ये कानूनी तरीका है कि जो चेक बनता है वो असली मालिक के नाम पर बनता है जिसके नाम पर ज़मीन थी। लेकिन इस केस में जो चेक बने या जो आगे कोई अमाउंट इन कैश और थ्रू बैंक वो ट्रांसफ़र हुई वो उन दो लोगों को ही, जिसमें एक वो गवाला या जिसका दूसरा जो चौकीदार है उनको ही। तो इसमें ओवरऑल काफ़ी एक शुकूक व शुबात पैदा होते हैं, कई सवालात जन्म लेते हैं कि ऐसे तासर ये मिलता है कि जैसे जो आगे ज़मीन ख़रीदने वाले हैं उनके भी नॉलेज में था कि ये ज़मीन हम किन से ले रहे हैं। अब उसमें जो एक वो दिफा दरमियान में लेंगे वो ये है कि जो आगे लैंड प्रोवाइडर था वो कोई दूसरा बंदा था और जो हमने तो उसको पेमेंट की और उसने आगे पेमेंट की। लेकिन यह है कि इससे ये अब जो ज़मीन है वो इनके पास आई और फिर बाद में जो जीआईटी बनी और उन्होंने आगे डायरेक्शन जारी की कि ये सारी जो लैंड की ट्रांसफ़र है इसको कैंसिल किया जाए। अब जो जीआईटी बनी उसमें तमाम जो लोग हैं वो इस बात से एग्री हैं, ये जो फाइंडिंग मैंने आपको बताई कि ये फ्रॉड का एलिमेंट है। लेकिन अगर कोई इससे डिसएग्री कर रहा है या इख्तलाफी नोट रखता है तो वो नेवी वाले रखते हैं, वो कहते हैं जी कि इम्पॉसिबल है, ये तो गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं और ये कैसे मुमकिन है कि इनको पता ना हो कि इन्होंने कोई दरमियान में ये चीज़ें ऐड की हैं। तो मैंने आपको उसका एक काउंटर आर्गूमेंट ये भी दिया है या बताया कि फ़र्ज़ किया कि हम इस बात को मान भी लें कि जो अगर कि उन्होंने कोई 2-3 वर्ड ऐड किए हैं, अब कोई भी बंदा यानी कि आप या मेरे से कोई एग्रीमेंट लिखवाए, हम एक दफ़ा पढ़ लें तो दोबारा वो आकर साइन कराना आए तो हम हर दफ़ा तो ये एक एक वर्ड नहीं पढ़ रहे होते, तो हम इसमें कोई एक बेनिफिट ऑफ डाउट भी देते हैं कि उन्होंने दोबारा उनसे स्किप हो गया। लेकिन ये चीज़ कि आपको अगर पता है कि मालिक कौन है तो ज़मीन की जो अमाउंट है जो आपने ज़मीन खरीद उसके पैसे देने हैं वो तो मालिक को ट्रांसफ़र करने थे, वो उस ड्राइवर को या उस ग्वाले को या जो उधर भैंसे देखता है उसको तो आपने ट्रांसफ़र नहीं करने थे। तो ये ओवरऑल ये जो कहानी मैंने आपको बताई है इसको बताने का एक मकसद ये भी है कि आए दिन इस तरह से लैंड फ्रॉड भी होते हैं और आए दिन इस तरह के लोग जो हैं वो दरमियान में मैनिपुलेशन करने वाले भी मौजूद होते हैं। तो लिहाजा इस तरह के मामलात में मुहतात रहें, ख्याल करें
ज़रूरी नहीं कि आपको कोई इस मामले में इंसाफ मिल जाए। मुझे तो कोई भी बंदा अपना ज़मीन के मामला बताए, मैं कहता हूँ यार मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो भी बड़ी ही थिक स्किन के होते हैं। वो इस काम के लिए नहीं होते कि उन्होंने कोई बंदा फ़ोन करेगा तो उन्होंने बाज आ जाना होता है। ये इन्होंने इसी तरह पैसे नहीं बनाए होते। इस तरह फ्रॉड कर कर के लोगों को धोखे दे दे के जो V8 में लोग फिर रहे होते हैं, तो इनसे पैसे निकलवाना बड़ा मुश्किल होता है। लिहाजा आप जो है इनके इस तरह की चीज़ों में ख्याल रखें, और उम्मीद है कि ये वाला मामला जो है इसमें जो इंक्वायरी होगी और जो मुतलका ज़िम्मेदार हैं उनको करार वाकई सज़ा मिलेगी। जहाँ तक उस वो भैंसें पालने वाला और जो दूसरा चौकीदार है उसका मामला है, उन दोनों के ख़िलाफ़ तो कोई FIR भी होगी, और मेरे ख्याल पुलिस ने उनको गिरफ़्तार भी कर लिया है। और उधर से जो उनके पास से गाड़ियाँ मिली हैं या घर मिला है, गाड़ियाँ भी उन्होंने वापस ले ली हैं। बाकी चीज़ें जो हैं उस पर आगे बात चल रही है कि जो पैसों की रिकवरी है वो मामला आइंदा, ये मेरे ख्याल उस पर कोई डेवलपमेंट हो रही होगी। तो नाजरीन, आज के लिए इतना काफ़ी, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।